नमो नमः छात्रों, आप देख रहे हैं सुदर्शन जैन के साथ। आज कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक सेनुसी का पंचम पाठ सूक्ति मुक्तिकम च है। इसका पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में देखा। आज हम इसका पार्ट 2 अर्थात 5वें श्लोक से 8वें श्लोक तक पढ़ेंगे। तो यह श्लोक मृच्छकटिक नामक पुस्तक से लिया गया है। इसमें क्या कहा है, चलें एक बार उच्चारण करते हैं। गुणेष्वेव ही कर्तव्या प्रयत्ना पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि निश्चरैर्गुणैः समः। लय के साथ उच्चारण। गुणेष्वेव ही कर्तव्या प्रयत्ना पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि निश्चरैर्गुणैः समः। अर्थात गुणेष्वेव ही कर्तव्यः, इसमें गुणों के बारे में बता रहे हैं कि पुरुष ही, पुरुष को यहाँ पर संख्या इसलिए लिख दी कि आपको याद रहे किसका पहले अन्वय लगाना है। पुरुष ही सदा गुणेषु एव, अर्थात पुरुष को हमेशा गुणवान गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात पुरुष को हमेशा गुण प्राप्त करने में प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुण युक्तो दरिद्रोपि, अर्थात गुणों से युक्त दरिद्रापि, अर्थात गरीब भी गुणों से जो सहित है और दरिद्र है वो अगुणई ईश्वरा। अगुणई ईश्वरा मतलब गुणों से रहित, ईश्वर शब्द से लिया है धनी, अर्थात गुणहीन ईश्वर के समान समाना, ईश्वर के समान नहीं है, अर्थात वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अर्थात किसी के पास गुण नहीं है और धनी है तो उस धनवान से भी श्रेष्ठ है कौन? दरिद्र। कौन? कैसा दरिद्र? गुणयुक्त। गुणयुक्त दरिद्र उस ईश्वर से भी जिसके पास गुण नहीं है, उस धनवान से श्रेष्ठ है जिसके पास गुण नहीं है। ठीक है, तो इस श्लोक में क्या बताया है एक बार फिर से। पुरुष ही सदा, पुरुष के लिए हमेशा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए, गुण प्राप्ति में ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुण युक्ता दरिद्रापि, गुणों से जो सहित दरिद्र मतलब गरीब भी ईश्वर अगुण ही ईश्वरा समाना, अर्थात गुणों रहित ईश्वर के समान नहीं है, अर्थात उससे भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है। पुरुष ही सदा गुणेषु ये प्रयत्न कर्तव्य, पुरुष को हमेशा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुण युक्ता दरिद्रापि, गुणों से सहित दरिद्र भी ईश्वर ही समाना भवति, ईश्वर के समान नहीं, अर्थात धनी व्यक्ति के समान नहीं, उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। चलें अब चलते हैं 6वें श्लोक की ओर। इसका हम एक बार पहले उच्चारण कर लें। आरंभ गुरबी छैणी कृमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। चलें एक बार लय के साथ उच्चारण। आरंभ गुरबी छैणी कृमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। यह श्लोक नीति शतक से लिया गया है। और अभी आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, अगर नहीं किया है तो आपको नीचे आपके फोन में रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा, तो उसको आप दबा दीजिए। अगर रेड कलर का नहीं है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब पहले से कर चुके हैं। चलिए अब अन्वय सहित इसका अर्थ देखेंगे। खल मैत्री दिनस्य छाया इव पूर्वार्ध छाया इव। क्या बता रहे हैं? खलस्य, खल की मैत्री मतलब मित्रता, दिनस्य दिन की, पूर्वार्ध अर्थात सुबह प्रातः काल से लेकर मध्य काल तक की, अर्थात वो कहलाता है पूर्वार्ध। पूर्वार्ध की छाया एवं छाया के समान आरंभ गुरबी, आरंभ में दिन की प्रारंभ की छाया, पूर्वार्ध की छाया कैसे होती है कि जब छाया आती है तो जैसे पेड़ के नीचे कोई बैठा तो कैसी होती है, पहले आरंभ गुरबी, पहले बहुत अधिक छाया होती है सुबह सुबह प्रातः काल, और छ
क्षैणी किरमिरेण, और जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाता है तो क्या हो जाती है, छाया थोड़ी कम हो जाती है। तो उसी प्रकार दुष्ट पुरुष की मित्रता दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान आरंभ में गुरबी मतलब बहुत अधिक होती है। मित्रता, क्या मित्रता, छाया की तरह मित्रता जो है आरंभ में बहुत अच्छी होती है, जैसे सुबह सुबह पेड़ के नीचे अच्छी छाया होती है तो आरंभ में बहुत अच्छी होती है। और क्रमेण क्षैणी, लेकिन जो बाद में है वो छाया क्या हो जाती है, क्षैणी, अर्थात धीमे धीमे वो छाया खत्म हो जाती है। उसी प्रकार खल की मित्रता दिन के पूर्वार्ध की तरह कैसी होती है, प्रारंभ में बहुत अधिक होती है और अंत में मध्य में उसको कैसी हो जाती है, क्षय होने लगती है। लेकिन सज्जनानाम, जो सज्जनानाम सज्जनानाम पुनः वैसे ही लगाना है, सज्जनानाम मैत्री, सज्जनों की मित्रता दिनस्य परार्ध है, अर्थात दिन के परार्ध अर्थात अपराह्न काल की छाया एवं छाया के समान लघवी पुरा। पहले तो लघवी मतलब जैसे दोपहर में धूप में कैसी छाया रहेगी, कम रहेगी, अपराह्न समय है, अपराह्न में छाया थोड़ी कम रहेगी। अब लेकिन वो जो छाया है वो कैसी होगी, वृद्धिमती के पश्चात, अर्थात बाद में वह छाया हर समय बढ़ती जाएगी। तो उसी इसमें क्या समझाया है कि जो सज्जनों की मित्रता है वो दिन के परार्ध छाया इव, अर्थात अपराह्न काल की छाया के समान लघवी मतलब शुरू में कम और वृद्धिमती के पश्चात अर्थात बाद में बढ़ती हुई जाती है। तो बहुत अच्छा श्लोक है मित्रता के लिए कि जो दुष्टों की मित्रता होती है वो कैसी होती है, दुष्टों की मित्रता आरंभ में बहुत ज्यादा होती है और बाद में धीमे धीमे कम होती जाती है। और लेकिन जो सज्जनों की मित्रता होती है वो कैसी होती है, लघवी पुरा, शुरू में कम होती है और बाद में बढ़ती जाती है। तो हमें इससे समझना चाहिए कि हमारा सच्चा मित्र कौन है, जिससे हमारा घनिष्ठता ज्यादा बढ़ती जाए, उसको हमें बहुत अच्छा मित्र समझना चाहिए। चलिए अब चलते हैं हम 7वें श्लोक पर, जिसमें गुणवान व्यक्तियों के बारे में बताया है। चले एक बार उच्चारण, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महीमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम येषां मरालय सह विप्रयोगः। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महीमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम येषां मरालय सह विप्रयोगः। क्या बता रहे हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। हंसा महीमंडल मंडनाय, बहुत अच्छे से देखें, हंसा महीमंडल मंडनाय, हंसा मतलब हंस, महीमंडल मही मतलब पृथ्वी, मंडल मतलब तल, पृथ्वी तल के मंडनाय मतलब शोभायमान करने के लिए, अर्थात हंस महीमंडल को शोभायमान करने के लिए, पृथ्वी तल को शोभायमान करने के लिए, यत्र कुत्रापि गता भवेयु, यत्र जहां कहीं भी, यत्र मतलब जहां, कुत्र मतलब कहां, जहां कहीं भी, गता मतलब गता भवेयु, गता मतलब गए हों, अर्थात हंस पृथ्वी मंडल को सुशोभित करने के लिए जहां कहीं भी, गता भवेयु जहां कहीं भी चले जाएं, हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम, अर्थात हंस कहीं भी पृथ्वी मंडल को भूषण करने के लिए, शोभायमान करने के लिए चले जाएं, लेकिन उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क किसको पड़ेगा, हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम, तेषां सरोवराणाम हानिस्तु, वास्तव में तेषां मतलब उन, सरोवराणाम मतलब तालाबों की, हानिस्तु मतलब हानि हुई है, उन तालाबों को हानि हुई है, उन तालाबों को नुकसान हुआ है। येषां मरालय सह विप्रयोगा, जिनका मरालय सह, मरालय मतलब हंस, मरालय हंसों के साथ विप्रयोग अर्थात वियोग हुआ है, जिस तालाब को छोड़कर वो हंस चले गए उन तालाबों को हानि हुई है।
तो हंसों को सज्जन पुरुष की महिमा दी है कि सज्जन पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष पृथ्वी को शोभायमान करने के लिए कहीं भी चले जाएं, यत्र कुत्रापि गता भवेयुः, जहां कहीं भी चले जाएं, लेकिन तेषां सरोवराणाम हानिस्तु, उन सरोवरों की हानि है। येषां मरालय सह विप्रयोगा, जिनका मरालय अर्थात हंसों के साथ वियोग हुआ है, उन तालाबों के लिए हानि है। अब चलते हैं हम अंतिम श्लोक की ओर, जो कि हितोपदेश से लिया गया है। उसमें क्या बता रहे हैं, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य, एक बार उच्चारण करें, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, आस्वाद्य तोया प्रवहन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्ति पीया। लय के साथ उच्चारण करेंगे, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, आस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति नद्या समुद्रमासाद्य भवन्ति पीयः। क्या बता रहे हैं इसमें, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों में गुणा भवन्ति अर्थात गुण बन जाते हैं, अच्छाई बन जाती है। अगर कोई, इसको हम समझ लें अच्छी वस्तु, अच्छी वस्तु, उदाहरण दे रहा हूं, गुणा गुणज्ञेषु अच्छी वस्तु, गुणवान गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्ति के पास पहुंच जाने पर, गुणा मतलब उसकी अच्छाई, भवंती मतलब हो जाती है, उसकी अच्छाई हो जाती है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवान व्यक्तियों के पास जाकर उसके गुण हो जाते हैं। ते कौन, वो ही गुण, ते गुणा निर्गुणम प्राप्त, निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त मतलब पाकर के दोषा भवन्ति अर्थात दोष हो जाते हैं। गुण गुणवान व्यक्तियों के पास जाकर गुण हो जाते हैं, अच्छे मतलब श्रेष्ठ हो जाते हैं, उनका अच्छाई बन जाते हैं, उनकी पूजा कराते हैं। लेकिन वो ही गुण निर्गुणम प्राप्त, अगर निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाएं तो दोषा भवन्ति अर्थात दोष हो जाते हैं। तो गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवान व्यक्ति के पास गुण हो जाते हैं, और वो ही गुण निर्गुणम प्राप्त अर्थात दुर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो तो दोषा भवन्ति अर्थात दोष हो जाते हैं। जिस प्रकार यहां पर उदाहरण के माध्यम से समझाया जा रहा है कि जिस प्रकार आस्वाद्य तोया, कैसा आस्वाद तोया, कैसा पानी, आस्वाद मतलब पीने योग्य पानी, आस्वाद तोया पीने योग्य पानी, नद्या प्रवहंती, नद्या नदी में, प्रवहंती मतलब बहता है, अर्थात पीने योग्य पानी नदी में बहता है। और समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में आसाद मतलब पहुंचकर, भवंती पेया, भवंती अपेया, क्या निकलेगा, भवंती अपेया अर्थात समुद्रम आसाद, और समुद्र में पहुंच जाने पर अपेया भवंती अर्थात अपेय हो जाता है। हाँ, अर्थात गुण गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्ति के पास रहे तो वो गुण हो जाते हैं, उसकी अच्छाई बन जाते हैं, और वो ही गुण निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं तो उसके दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार आस्वाद्य तोया प्रवहंती नद्या, नदी में पीने योग्य पानी बहता है, और समुद्रम आसाद्य, वही पानी जब समुद्र पहुंच जाता है तो पीने योग्य नहीं रहता। तो क्या समझ में आया, जैसे बंदूक है, एक उदाहरण के माध्यम से समझे, बंदूक अगर सैनिक के पास रहेगी तो रक्षा करेगी, और अगर दुष्ट के पास पहुंच जाएगी तो वही बंदूक हमको डराएगी। तो उसी प्रकार गुण अच्छे व्यक्ति के पास पहुंच जाएं तो अच्छाई बन जाते हैं, और वो ही गुण अगर दुर्गुण व्यक्ति के पास पहुंच जाएं तो उससे हमको नुकसान भी हो सकता है।